देखिए, मनी लॉन्ड्रर जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस, उसके बाद बहुत नॉलेज है। अब वो बरसों से ये काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम कर रहे हैं। दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और एक हम ब्लैक मनी की एक टर्म यूज़ करते हैं। क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या इनमें कोई डिफरेंसेस है? सेकंड स्टेप जो होता है वो लेयरिंग हो रही होती है। ये मुख्तलिफ उसने चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दी, गाड़ियाँ ख़रीदी, शोरूम का कारोबार शुरू कर दिया, फिर बेचा, फिर अपार्टमेंट्स ख़रीद लिए, वो बेचे। इतनी ज़्यादा वो उसकी ट्रांजेक्शन कर डालते हैं कि आखिर में इंटीग्रेशन हो जाती है। पाकिस्तान में अगर कोई क्राइम होता है, उसकी प्रोसीड्स अगर बाहर जाती हैं, तो बाहर जो दूसरे ममालिक हैं वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते कि पैसा कैसे आया है। दे आर वेरी हैप्पी कि पैसा आ रहा है, ठीक है आ जाए। स्विस बैंक्स उसकी मिसाल हैं, वो पूछते भी नहीं है पैसा आप कहाँ से लाए, क्यों लाए, किस तरह से लाए, उनको मतलब सिर्फ पैसे से है। तो पाकिस्तान ने ही क्यों ठेका उठाया? अगर पाकिस्तान के पास इकॉनमी आ रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, अगर बाहर से क्राइम भी है, तो पाकिस्तान को क्यों फ़र्क पड़ता है उससे कि बाहर किसी ने क्या करके पैसा लाया? मेरे पास एक क्लाइंट आया था और वो ये कह रहा था कि ये किसी ने ये कहा गया है कि आप एक अकाउंट खोलें पाकिस्तान में और हम आपका अकाउंट यूज़ करेंगे, और आपका अकाउंट इस तरह यूज़ करेंगे कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आएंगे और वो आपने हमें देने होंगे। वो बाहर के मुल्क से आएंगे और आपको हम जो है मैक्सिमम 3 या 4 या 5%, ये बहुत हुआ 7% दे सकते हैं। तो मैं सुना और मैंने काफ़ी मुझे हैरानी भी हुई। तो मैंने कहा 7% आप यूज़ करोगे तो बाकी वो करेंगे? कहते हैं बाकी वो करेंगे और मैंने उनको पैसे निकाल के देने होंगे, सेटअप होगा। तो वो मैंने कहा कितना आएगा? कहते हैं लिमिट नहीं है, आपके ऊपर, आपकी हिम्मत कितनी है। 5 करोड़ आप कहते हैं हम 5 करोड़ भेजेंगे, आप कहते हैं 10 करोड़, हम 10 करोड़ भेजेंगे। तो मैंने कहा ये पैसा कौन सा है? एक और टर्म हम सुनते हैं, टेरर फाइनेंसिंग। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग से कुछ मुख्तलिफ है, और अगर है तो क्या इसमें मुख्तलिफ है? मनी लॉन्ड्रिंग में जो सबसे ज़्यादा पिसने वाला होता है ना, वो होता है रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी वो होता है कि जैसे कि इस वक्त रिपोर्टिंग एंटिटी का मैं थोड़ा कंसेप्ट बता दूं कि एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे अकाउंट्स होते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ से होती है। और एक दूसरा नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें लॉयर्स भी आते हैं और अकाउंटेंट्स भी आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आते हैं, उसमें ज्वेलर्स भी आते हैं, और उसमें ये रियल एस्टेट वाले ब्रोकर्स, बिल्डर्स, ये भी अब शामिल हो चुके हैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लीगल टॉक्स। आपने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में बहुत सारी न्यूज़ में सुना होगा, लोगों से सुना होगा, बट शायद इसकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। सो ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है टू द टॉपिक ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और आज इस टॉपिक पे हमसे बात करने के लिए, हमें इसके कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जनाब एडवोकेट जावेद फारूकी साहब, जो कि हमारे मेंटोर भी हैं, सीनियर भी हैं, टीचर भी हैं और तकरीबन 25 साल से ज़ाहिद का तजर्बा भी रखते हैं। सो वॉच एंड एंजॉय। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे रही है, आप प्रोफेशन में किस तरह से आए, क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके? सबसे पहले तो हमारा आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया। आपका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, फेमस है, मैं भी सुनता रहता हूँ, अक्सर देखता रहता हूँ। जर्नी इस तरीके से कि अगर लॉ की जर्नी की मैं बात करूँ तो ये एकदम सडनली अचानक हुआ है, प्लानिंग से नहीं हुआ। ये तकरीबन आप समझ लो कि 80s की बात थी, 84 83, जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में BSc ऑनर्स कर रहा था मैथमेटिक्स में। वो फील्ड लॉ की नहीं थी, बिल्कुल अलग साइंस का स्टूडेंट था, आर्ट्स कभी पढ़ा नहीं था। मतलब जो एक सब्जेक्ट होता है ना, इंग्लिश, उर्दू वगैरह। यानी आप साइंसेस की तरफ थे, सोशल साइंसेस की तरफ? नहीं, सोशल साइंस का मैं था नहीं, और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लॉयर बनूंगा। हालांकि मेरे फादर लॉयर थे, सीनियर लॉयर थे, टॉप 6 लॉयर थे पाकिस्तान में, लेकिन उनकी तरफ से और ये था कि आपने वकालत में नहीं आना। मतलब एक इस तरह उसका समझाया था कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है। तो मेरा इरादा था एक्चुअरियल साइंस करने का, मैथमेटिक्स के बाद वही होती है। तो मेरे जो फादर के एक दोस्त भी थे, उनके साथ प्रैक्टिस भी करते थे, हामिद हुसैन साहब, काफ़ी सीनियर वकील थे। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया और ब्रेन वॉश किया कि आप इस साइड पे आओ, आप जॉब्स की उसमें क्यों आप करना चाहते हो जॉब्स, फादर का ऑफिस है, जाओ ज्वाइन करो। तो फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ, फादर से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, कर सकते हो, कर लो, कोशिश करो। फिर मैंने जैसे BSc ऑनर्स किया, उसके बाद फ़ौरन मैंने चैम्बर ज्वाइन कर लिया फादर का। फिर एडमिशन बाद में हुआ, तो मैंने काम भी सीखना शुरू कर दिया और फिर जर्नी स्टार्ट हो गया, शौक़ एकदम डेवलप हो गया था। तो साइंस का स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैथमेटिक्स का ख़ास तौर पे कहते हैं कि अगर आपको पता है कि जब लॉ की बड़ी फर्म्स जो इंटरव्यू लेती हैं किसी लॉयर का, तो पूछते हैं कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, कभी साइंस पढ़ी है?
क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने वालों का ब्रेन जो है ट्रेंड होता है काफ़ी, क्योंकि वो थ्योरम्स वगैरह कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सोच होती सकते होती हैं हैं। वो। तो हम इसलिए कि माइंड ट्रेंड था, तो आर्ट्स की जो चीज़ें पढ़ी थी, जैसे एलएलबी में शुरू में पढ़ा, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, बाकी चीज़ें पढ़ी, उसके लॉ ऑफ टॉर्ट्स वगैरह पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो भी थी, तो वो बड़ा आसानी से समझ आना शुरू हो गया था। तो कहाँ से आपने अपनी कानून की तालीम हासिल की? उस वक़्त तो 3 कॉलेजेस होते थे कराची में, एसएम लॉ कॉलेज था और इस्लामिया लॉ कॉलेज और उर्दू फ़ाकी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। तो मैं इस्लामिया लॉ कॉलेज से मैंने किया था, लेकिन क्लासेस मैंने एसएम लॉ कॉलेज से अटेंड की थी, क्योंकि मेरे फादर वहीं पढ़ाते थे। आपके तो फादर पढ़ाते थे मेरे वहाँ पे? फादर पढ़ाते भी थे और काफ़ी एलएलएम को भी पढ़ाते थे और एलएलबी को भी पढ़ाते थे, और फिर कराची यूनिवर्सिटी उस वक्त एग्ज़ाम लेती थी ये। तो सर बेसिकली एसएम लॉ कॉलेज के टीचर्स बड़े मशहूर भी हैं, बड़ी फैकल्टी उनकी मशहूर भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फादर का नाम और सारी चीज़ें उनकी भी बताएं, शायद बहुत सारे लोग जानते हैं उन्हें। फादर मेरे प्रोफेसर वहीद फारूकी थे, और उस ज़माने में काफ़ी मशहूर वकील थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे। और उनकी ख़ास बात ये की थी कि पाकिस्तान की जो पहली लॉ कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी। उस वक्त वो वाइस प्रेसिडेंट थे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और एक ही बरोई साहब प्रेसिडेंट थे। तो उनके पास तो इतना टाइम होता नहीं था, तो काम यही देखते थे सारा। तो उनको ये बड़ा काफ़ी शौक़ था ये सेमिनार्स में आना, लेक्चर्स देना और पेपर्स पढ़ना। तो वहीं से वही शौक़ मुझे भी आया। तो उनका पढ़ाने का अंदाज़ बड़ा डिफरेंट था। वो इस तरह पढ़ाते थे कि स्टूडेंट्स को साथ लेके चलते थे, और डिस्कशन का इनका माहौल होता था। तो हर एक को इजाज़त होती थी डिस्कशन की। आपको पता है एसएम लॉ कॉलेज में जब क्लासेस होती थी, तो उनके स्टूडेंट्स की तादाद जो होती है, एक क्लास में 1200 के करीब स्टूडेंट्स हुआ करते थे। ऑडिटोरियम में क्लास होती थी, और इस तरह स्टेज के ऊपर माइक के ऊपर होती थी क्लास। तो उसमें उनकी क्लास जो है काफ़ी भरी होती थी, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है, अगर टीचर अच्छा आपको एक्सप्लेन करेगा, इंटरेक्टिव होगा, तो वो अच्छा पढ़ाएगा। तो मैंने उन्हीं को फिर फॉलो किया, और बाद में मैंने भी पढ़ाया, और हमदर्द लॉ कॉलेज में पढ़ाया, और दादा भाई लॉ स्कूल में पढ़ाया, और उन्हीं का वो मैंने लेगेसी को कंटिन्यू किया। और प्रैक्टिस को तकरीबन मेरी हाई कोर्ट की आप समझेंगे 30 इयर्स हो गए, और एनरोल्ड हुए 32 इयर्स हो गए हैं। तो शुरू में जो प्रैक्टिस मैंने की थी, सारे शोबों में मैंने प्रैक्टिस की बीच है। में आप आई थिंक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। हाँ, 2012 में मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हो गया था। तो मेरी काफ़ी रिपोर्टिंग केसेस थे, और मेरे जजमेंट्स बहुत थे। तो गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया, और मुझसे पूछा गया आपने बनना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ सर्विसेज देने को। एफबीआई का लीगल एडवाइज़र भी रहा हूँ मैं 17 इयर्स। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था बीइंग डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान? देखिए, बीइंग डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने जो है ना, वो उस बनने से पहले डीएजी, आप समझेंगे तकरीबन सारी फील्ड्स में मैंने काम कर लिया था। मैंने रेंट की फील्ड में काम किया, रेंट लॉस, मैंने लेबर की फील्ड में काम किया, सिविल तो था ही शुरू से, क्योंकि मैं शुरू से सिविल लॉयर था। टैक्स का मैंने बाद में स्टार्ट किया था। फैमिली केसेस थे, गार्जियन वार्ड के केसेस, शिपमेंट के केसेस थे, क्रिमिनल काम भी किया था, और दूसरा इंश्योरेंस के केसेस भी किए थे। लेकिन जब मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल बना, तो मुझे लगा कि मैंने तो अभी 30% काम किया टोटल, क्योंकि वहाँ डिफरेंट बिल्कुल टाइप के काम हुआ हर करता जगह था। ज़ाहिर रूम होता है सीखने का। एंड एक दिन मैं इंडियन चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़, उनको सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि अगर मैं 10 केसेस एक सब्जेक्ट पे कर लेता हूँ, और तब मुझे लगने लगता है कि शायद मैंने इस चीज़ को मास्टर कर लिया है, बट 11th केस ऐसा आता है कि वो मुझे शॉक हो जाता है मुझे कि ये इसको कैसे करना है। तो आई थिंक लॉ फील्ड ही ऐसी है। फील्ड या लॉ फील्ड तो समंदर है। देखिए, इसमें कोई भी ये कह नहीं सकता कि मुझे ये सब कुछ आता है, क्योंकि सीख रहे होते हैं। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी कहते हुए सुना है कि वी आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्योंकि कोई भी नई बात आ जाती है, इंटरप्रिटेशंस होती हैं, हर एक का अपना माइंड होता है, हर एक का अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा, मैं डिफरेंट माइंडसेट से सोच रहा हूँगा, आप डिफरेंट माइंडसेट से सोचेंगे। तभी तो इतनी लिटिगेशन है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में होती है। तो हर कोई अपना ओपिनियन देता है, तो नई चीज़ आती है, लॉ डेवलप होता है, फिर नए लॉज आ जाते हैं, फिर जो माशरे के हिसाब से होते हैं, सोसाइटी के हिसाब से लॉज होते हैं, फिर नई चीज़ आ जाती है, नई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, फिर नए लॉज आ जाते हैं। तो इस हिसाब से ये तो नो एंड रिजल्ट है इसका। तो मतलब एक समंदर है, यानी कि उसका कोई किनारा नहीं है। आप इसमें बस आप चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, सीखते रहेंगे, लाइफ टाइम सीखना है इसमें। अच्छा सर, टॉपिक की तरफ आते हुए, आज का हमारा टॉपिक मनी लॉन्ड्रिंग को लेके है। तो लॉन्ड्री एक जो वर्ड है, नॉर्मली वो कपड़ों को लेके एसोसिएट होता है कि कपड़ों की हम लॉन्ड्रीज के लिए उन्हें देते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और
क्यों हमने एक जो टर्म जो नॉर्मली कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होती है वो हमने पैसों के लिए, हम कैसे, क्या हम पैसे धो रहे होते हैं उसमें, या क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका? बिल्कुल एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट है। ये पैसे धो ही रहे होते हैं, धुलाई होती है। लॉन्ड्रिंग का मतलब ये धुलाई का और पैसों की धुलाई। एक्चुअली वो डर्टी मनी जो होती है, जो से गंदा पैसा कहते हैं, तो उसकी सफाई होती है, धुलाई होती है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो कंसेप्ट्स हैं और उसके ऊपर लॉ है, बड़ा इस्टेब्लिश लॉ है हमारे यहाँ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। ये जो आया था, ये पूरी दुनिया में क्राइम मनी को रोकने के लिए और क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए एक स्पेशल लॉ लेके आए थे। देखें, इसमें अब इसको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट इस तरह क्लियर करूँगा आपको कि ये डबल क्राइम है। मनी लॉन्ड्रिंग इटसेल्फ कोई क्राइम नहीं है जब तक कि आपने कोई और क्राइम ना किया हो ही नहीं सकता, यानी जब तक कोई और क्राइम ना हो तो वो हाँ, कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो सकता। लेकिन डर्टी मनी उस वक्त होगी जो होती है क्राइम मनी। आपका क्राइम मनी है तो उसको आप वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस है तो वो जो है वो अनलॉफुल है। तो क्राइम मनी की एग्जांपल है, आप समझ लें कि अब किसी ने डकैती की है या किसी को अगवा किया, किडनैप किया है, पैसे आ गए, पैसे जो आ गए वो तो क्राइम मनी हो गई। इस तरह स्मगलर है, इस तरह नार्कोटिक्स में लोग इन्वॉल्व हैं, ये तो हीनियस क्राइम्स टाइप के आ जाते हैं ना। फिर वाइट कॉलर क्राइम्स भी आ जाते हैं, उसमें आप समझ लें कि करप्शन है, एंटी करप्शन लॉज आ जाते हैं। बैंक में कोई किसी ने फ्रॉड कर दिया तो FI इन्वॉल्व हो जाता है। तो मुख्तलिफ क्राइम जो हैं उसके से जो पैसा आता है, पहले ये हुआ करता था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पूरी दुनिया में इस वक्त राइज है और क्रिमिनल्स को सिर्फ सज़ा उसकी मिलती थी क्राइम करने की, जो उसने क्राइम किया है। पैसा वापस नहीं देना पड़ता, पैसा वापस कुछ लॉज में आ गया, कुछ में नहीं आ गया, लेकिन उससे वो मसला हल नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा डिटरेंस के लिए एक ऐसा लॉ लेके आए कि ये क्राइम मनी जो है वो, देखिए होता ये था कि जैसे फ़र्ज़ करें किसी शख्स ने क्राइम मनी आ गई उसके पास, उसने फिर उसको कन्वर्ट कर लिया। जब कन्वर्ट करने का काफ़ी अर्सा जब हो जाता था तो वो उसको लोकेट करना बड़ा मुश्किल होता था कि किस तरीके से आप उसको सज़ा कैसे देंगे। वो तो क्राइम तो बहुत पहले हो चुका है, उस वक्त लोकेट नहीं हो सका, फाइंड आउट नहीं हो सके, आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो अब ये ऐसी चीज़ है कि आपने आज भी क्राइम कर लिया और 10 साल बाद अगर आप इसमें आपको पता लग गया कि आप इन्वॉल्व थे, तो वो ट्रेल होती है, उस ट्रेल्स को फॉलो करते करते 10 साल पहला क्राइम भी जो है वो उसकी सज़ा दी जा सकती है, उस प्रोसिक्यूशन हो जाती है। तो ये डबल क्राइम, एक पहले आपने क्राइम किया हुआ होगा। पाकिस्तानी लॉज के जितने भी लॉज हैं एंटी मनी एक्ट में PPC के तकरीबन समझे कि 90 क्राइम्स ऐसे हैं जो कि आप अगर किए हुए हैं, उससे जो पैसा कमाया है वो पैसा अगर आप लॉन्ड्री करने की कोशिश करेंगे तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें आ जाता है एम्बिट में। और इसके अलावा 22 के करीब जो हैं एक्ट्स हैं जो कि शेड्यूल दिया हुआ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। उसमें इनकम टैक्स भी आ जाता है, उसमें सेल्स टैक्स भी आ जाता है, कस्टम टैक्स भी आ जाता है, कॉपीराइट भी आ जाता है, उसमें एंटी करप्शन लॉज भी आ जाते हैं, डिफरेंट लॉज आ जाते हैं। उसमें फिर ये होता है कि डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। कोई एंटी नार्कोटिक फोर्स इन्वॉल्व हो गई तो उन्होंने कोई ड्रग मनी अगर उन्होंने फ़र्ज़ करें कि पकड़ लिया, उससे पैसा भी है, तो वो पैसा जो है वो सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाता है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 टर्म्स हम यूज़ करते हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और एक हम ब्लैक मनी की एक टर्म यूज़ करते हैं। क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या इनमें कोई डिफरेंसेस है? देखिए, इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये मैं बताऊं कि इसको डर्टी मनी कहा गया, ब्लैक मनी नहीं कहा गया। ब्लैक मनी वैसे होती है, डर्टी मनी का कंसेप्ट आता है, लेकिन अगर इसको आप बारीकी से देखें तो एक ब्लैक मनी का कंसेप्ट जो पहले था वो ये था कि जो आपने डिक्लेयर नहीं किए हुए एसेट्स, आपने कोई क्राइम से नहीं आपने उसको हासिल किया, आपने जो हासिल किया था वो आपका सही तरीका था, लेकिन आपने टैक्स की चोरी करने के लिए आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो उसका भी एक थ्रेशोल्ड है कि उसकी भी टैक्स जो है वो 10 मिलियन अगर आपकी टैक्स चोरी है तो फिर वो आप उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की उसमें आएंगे। उससे कम की टैक्स चोरी है तो मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं आएगा, टैक्स चोरी का केस आएगा। तो वो ब्लैक मनी होती थी। फ़र्ज़ करेंगे इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं आया हुआ, तो किसी शख्स ने है वो उसकी वाइट मनी उस वक्त होगी जब वो डिक्लेयर करेगा इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स में। तो जब वो प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा तो उससे पूछा जाएगा ये पैसा कहाँ से आएगा, वो कहेगा मैंने डिक्लेयर किया हुआ है वो वाइट मनी। फ़र्ज़ करें कि सही तरीके से कमाया हुआ पैसा है, लेकिन वो रेंटल इनकम है या किसी ने प्रॉपर्टी सेल आउट की है, लेकिन उसने इनकम टैक्स में डिक्लेयर ही नहीं किया,
तो वो ब्लैक मनी आ जाती है। तो उससे पूछा जाता है कि ये पैसा जो आपने कोई परचेजिंग की है कहाँ से आया था, तो वो नहीं जवाब दे सकता, तो ब्लैक मनी में आ जाएगा। अब थ्रेशोल्ड क्या है, इनकम टैक्स में अगर वो 10 मिलियन से ज़्यादा की टैक्स इवेजन में आ जाता है तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो जाएगी। उससे कम में आएगा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, सिर्फ ब्लैक मनी होगी, तो डर्टी मनी नहीं बनेगी। लॉज उसके लिए डिफरेंट हैं उसके लॉस का एक उन्होंने दे दिया है कि इससे ऊपर ज़्यादा की कमाई होगी ब्लैक मनी, तो फिर वो आपको फिर मनी लॉन्ड्रिंग की भी आपको फेस करनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन। अच्छा, उसमें अगर वो ब्लैक मनी उसने रखा हुआ है बट वो उसको लॉन्डर नहीं करता, यानी वाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करता, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग आई थिंक वाइट में कन्वर्ट करने की ट्राई की जाए तो देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि वाइट मनी और ब्लैक मनी का मनी लॉन्ड्रिंग से इतना सच इतना कोई लिंक अगर बारीकी में जाएंगे तो बनता नहीं। मैं बताता हूँ किस तरीके से, क्योंकि फिर उसको वाइट और ब्लैक का कहा ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं आया, डर्टी मनी का दिया हुआ है। इसलिए कि डर्टी मनी का एक तरीका होता है कि आपने एक्वायर कर ली, फ़र्ज़ करें कि आपने किसी ने स्मगल किया, गोल्ड स्मगल किया है, स्मगल करने के बाद उसके बाद पैसा आ गया। पैसा आने के बाद उसने क्या किया, इसके 3 प्रोसेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को धोने के, मतलब मनी को लॉन्ड्र करने के 3 प्रोसेस। एक तो ये कि प्लेसमेंट कहते हैं सबसे पहले, कि आपने कहीं पैसा पार्क कर दिया। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, और क्वेश्चन से पहले व्यूअर्स से डिस्क्लेमर ये है कि इसमें आपको तरगीब दिलाना मकसद नहीं है, सिर्फ एजुकेट करना मकसद है। तो यही क्वेश्चन था कि किस तरह से कौन कौन से तरीके हैं कि मनी को जो है वो लॉन्डर किया जा सकता है, देखिए, वो कैसे जाती है। ये समझना इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें सुनने वाले लॉयर्स भी होंगे, और जब अगर आप कहते हैं ना थीफ से ज़्यादा अगर आप स्मार्ट होंगे तो फिर आपको पकड़ना ज़्यादा आसान है। ये दोनों तरफ चीज़ जा सकती है ना, कि आप तरगीब भी दिला सकते हैं और एजुकेट भी कर सकते हैं। देखिए, मनी लॉन्डर जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस, उसके बाद बहुत नॉलेज है। अब वो बरसों से ये काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम कर रहे हैं। ये एजेंसीज़ वगैरह भी उनको काउंटर करने की कोशिश करती हैं, वो उनके भी नॉलेज बड़ी एडवांस्ड है। तो वकीलों में भी बहुत से वकील एडवांस नॉलेज रखते हैं, लेकिन जनरली जो सुन रहे होंगे उनको भी समझना चाहिए कि आया अगर वो ये काम कर रहे हैं तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं आ रहा। अगर उसका अच्छा एस्पेक्ट देखें, उसने गोल्ड बेच दिया, ठीक है, अब गोल्ड बेचने के बाद पैसा आ गया, अब उसने स्मगलिंग की, या चले हाँ स्मगलिंग की उसकी, और उसके बाद उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, और साथ साथ कोई उसने अपना बिज़नेस शो कर दिया, कोई ऑफिस ले लिया, और ऑफिस लेके उसने स्टाफ रख लिया, और स्टाफ रखने के बाद वो गया बैंक में, उसने बैंक अकाउंट खोला और एक प्रॉपर्टरशिप कंसर्न बना ली किसी भी नाम से। फ़र्ज़ करें कि वो कोई भी कारोबार का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, XYZ कोई भी कारोबार उसने स्टार्ट किया, और उसने बैंक अकाउंट गया अपने बैंकर के पास। तो वो सबसे पहले बैंकर जो अब इस वक्त है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम कर रहा है, क्योंकि लायबिलिटी है उसके ऊपर अपनी। अगर मनी लॉन्ड्रिंग कहीं होती है उससे, वो अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम उसके साथ भी आती है कि वो भी रगड़ में आता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेटर बन जाता है। होता तरीका ये है कि वो आएगा आपके ऑफिस, अगर ज़्यादा विजिलेंस है उसको ऑफिस आएगा, आके देखेगा सेटअप कि जो आपने कहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो देखेगा ये काम कर भी रहे हैं कि नहीं। तो देख लिया ऑफिस सेटअप बना हुआ है, बोर्ड लगे हुए हैं, अंदर स्टाफ बैठा हुआ है, बिजी है स्टाफ, पैसा तो आप कमा चुके हैं ना, अब आपको उसको मनी लॉन्ड्रिंग करनी है तो आपने रखे हुए स्टाफ भी रखा हुआ है। ये पहला स्टेप है प्लेसमेंट का जिसे कहते हैं। तो वो उसने देख लिया, सब उसको सेटिस्फाई हो गया कि नहीं सही है, एजुकेटेड लोग बैठे हैं, लग रहा है काम होगा। उससे फिर आगे पूछेगा आपकी अर्ली मंथली इनकम क्या होगी। वो कहेगा मेरी इनकम जो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का आप जो है ना एक रख लें कि, तो वो कहेगा आपके इस काम में इतनी होती है, तो वो कहेगा आपको पता होना चाहिए। अब नेचुरल नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो देखेगा इस फील्ड में वाकई इतने ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्योंकि उसने चूज़ ही ऐसी की थी। उसने कहा ठीक है, वो अपने एक रिपोर्टिंग करेगा, उसमें KYC कहते हैं, कस्टमर डिलिजेंस होती है, ड्यू डिलिजेंस, उसमें KYC नो योर कस्टमर। तो वो लिख देगा कि इसकी मंथली जो है इतनी ट्रांजेक्शन्स होनी है। तो वो अब उसने काम स्टार्ट कर दिया। अब बैंक उससे आगे दोबारा कभी नहीं पूछेगा कि जब तक कि 10 लाख उसके आते रहेंगे, 15 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख आते रहेंगे, उससे कोई नहीं पूछा जाएगा। उसने एक काम शुरू कर दिया, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी। अब ये मैं बता रहा हूँ वाइट और का कंसेप्ट, ब्लैक का। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। जब फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी, उससे वही सवाल पूछा जाएगा, पैसा कहाँ से आया। उसने कहा ये बिज़नेस कर रहा हूँ। तो बिज़नेस से पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आया, तो उसने दिखा दिया कि मेरे पास तो वो फैमिली की ज्वेलरी पड़ी थी, मैंने उसको बेचा, गिफ्टेड था, डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं सारे, करके दिखा दिए। वहाँ से वो निकल गया एक स्टेप।
दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 साल हो गए, वो मनी उसकी वाइट होना शुरू हो गई। हालांकि वो स्टार्ट जो है वो डर्टी मनी से था। तो वो इस वक्त क्राइम मनी ही है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो टैक्स डिपार्टमेंट में शो कर चुका है और उसका थ्रेशोल्ड अभी इस तरह का नहीं आया है कि वो उसमें आ जाए कि जी आपने डिक्लेयर नहीं किया, वो डिक्लेयर किया जा रहा है, वो उसके खिलाफ कोई एलिगेशन भी नहीं आ रहा। अब होता है कि थोड़ी थोड़ी अरसे बाद उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो जाता है बैंक में कि अब मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है, आप मेरा 25 लाख का कर दें मंथली। उन्होंने 25 लाख का कर दिया। अब जो आसपास के लोग हैं वो उनको परेशानी होना शुरू हो गई कि इसका ये बिज़नेस कर रहा है। लोगों को तो हमारे यहाँ होता है ना, मालूमात देते रहते हैं कि जेलसी किस तरह से इतना आ रहा है। तो वो किसी ने कंप्लेन कर दी उसकी कि ये जिस बिज़नेस में आ रहा है तो उस बिज़नेस में ये इसकी ट्रांजैक्शन नज़र तो नहीं आती, ये काम करता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन इसके पास पैसा आ रहा है। जी सी इसको किसी को रिपोर्ट कर दी। तो कोई भी एजेंसी है उस वक्त फ़र्ज़ करें कि आपसे समझ लें कि एफआई वालों को उसने कह दिया, तो एफआई वाले सबसे पहले क्या करेंगे कि वो बैंक जाएंगे, पूछेंगे भाई ये इसके खिलाफ कोई आई है, कंप्लेन आई है, तो उसकी ट्रांजैक्शन वो देखेंगे, ट्रांजैक्शन तो सही आ रही हैं, तो फिर वो मालूमात करने की कोशिश की जाएगी उसकी। तो कहीं ना कहीं से वो पकड़ा उस वक्त जाएगा वो गलती कर जाएगा। जब गलती होती है उस वक्त वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये प्लेसमेंट हो गई, उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो लेयरिंग हो रही होती है। ये मुख्तलिफ उसने चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दी, गाड़ियाँ ख़रीदी, शोरूम का कारोबार शुरू कर दिया, फिर बेचा, फिर अपार्टमेंट्स ख़रीद लिए, वो बेचे। इतनी ज़्यादा वो उसकी ट्रांजैक्शन कर डालते हैं कि आखिर में इंटीग्रेशन हो जाती है। इंटीग्रेशन ये होती है कि क्राइम मनी लगती है कि ये जो है ये समझे कि जेन्युइन ये लॉन्ड्रेड मनी, यानी कि धुला हुआ पैसा है। यानी कि इसको अगर लेयरिंग को हम समझाने की कोशिश करें तो वो ये है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 और झूठ बोल देते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, लेयर उसके ऊपर डालते चले जा रहे हैं, उसके ऊपर आप पर्दे जा रहे हैं, ढांप रहे हैं उसको। ताकि हर चीज़ की आपके पास एक बैकिंग हो, आपसे कोई पूछे ये कहाँ से आया तो आप बोलें यहाँ से आया, वो कहाँ से आया तो वहाँ से आया। बिल्कुल, इसको कोई ना कोई उसके बाद मिलता है। और वो इस तरह होता है कि जैसे ट्री होता है ना, ट्री की तरह ये ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, क्योंकि वो तो होशियार है ना, क्योंकि उस पास तो काला पैसा आ रहा है, तो वो तो उसने बिज़नेस तो करना ही नहीं है ना, वो तो करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर उस बिज़नेस करने वाला आदमी तो ये काम नहीं करता, तो वो करता रहेगा, उसके बाद पैसा आता रहेगा, वो इसी में इन्वॉल्व रहेगा, तो उसका टाइम इसी में लगना है कि मैंने किसी को लॉन्ड्रिंग करनी है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एज अ स्टेट, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या किसी भी स्टेट को, मनी लॉन्ड्रिंग से इशू क्या है? अगरचे वो फॉर्मल इकोनॉमी में एक पैसा आ रहा है, ये ज़्यादा बुरी चीज़ तो ये होगी कि वो फॉर्मल इकोनॉमी से वो पैसा बाहर रहे। अगर वो आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्टेट को कुछ ना कुछ फ़ायदा ही है, उसमें टैक्स भी उसको मिल रहा है स्टेट को, सारी चीज़। तो स्टेट को क्या इशू है मनी लॉन्ड्रिंग से? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा इशू जो होता है इंटरनेशनली, क्राइम मनी से जो है वो कंट्री की जो प्रोफाइल है ना वो लो होना शुरू हो जाती है। आपको पता होगा कि पहले पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में FATF की था, FATF। तो ग्रे लिस्ट में होने की वजह एक तो मनी लॉन्ड्रिंग थी और दूसरी टेररिस्ट फाइनेंसिंग थी। ये दोनों चीज़ें आपस में दोनों की कनेक्शन बन जाते हैं अक्सर। तरीक़ेकार डिफरेंट होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट होती है, लेकिन आपस में मिलता है। तो इससे जो है ये कंट्री की जब प्रोफाइल लो होती है ना, होता ये कि फ़र्ज़ करें कि मैं पाकिस्तान को तो नहीं कहूँगा, XYZ किसी कंट्री से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं किसी अच्छी कंट्री में जाता हूँ और वहाँ रहता हूँ और अकाउंट्स खोलने की कोशिश करता हूँ और पैसा अपनी कंट्री से ब्राउट करूँगा वहाँ पे, तो पूछेंगे आप कौन सी कंट्री से। जब मैं ग्रे लिस्ट कंट्री से हूँगा तो वो मुझे डाउटफुल देखेंगे और हो सकता है वो मेरा बैंक अकाउंट खुले भी नहीं, कि क्योंकि वो प्रोफाइल कंपनी जब लो हो जाती है ना तो दूसरी कंपनी उसके साथ ट्रांजैक्शंस करना पसंद नहीं करती, और जब ट्रांजैक्शन करना पसंद नहीं करती तो नेचुरली वो इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आती हैं उस मुल्क में, और इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो नेचुरली वो पैसा आना सारा काम नहीं है। वाइट मनी चाहिए होती है, मतलब वाइट मनी कर लें या क्लीन मनी चाहिए होती कंट्री को, कि उनके जो एक तो ये कि क्राइम बढ़ेगा अगर आप मनी लॉन्ड्रर को अगर आप उसको रोकेंगे नहीं, अगर लॉज डेटरेंस के लॉज नहीं होंगे, ये क्राइम बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो एक अजीब सी एक नॉर्मली सी नेवर एंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हर कोई क्राइम इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये डबल क्राइम बनाया इसीलिए कि बेसिक क्राइम रुक जाए। बेसिक क्राइम जो है किडनैपिंग होगी या आप फ़र्ज़ करें कि जो भी है ये एंटी नार्कोटिक्स के मामले हैं और स्मगलिंग है, ये बेसिक क्राइम्स हैं, उसको उससे कनेक्ट किया हुआ है क्राइम मनी। तो अब जब ये रुकेगा तो वो रुकेगा, जब माशरा वैसे ठीक होना शुरू हो जाएगा ना, अगर क्योंकि वो तो क्राइम से लॉ एंड ऑर्डर को आप अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपने क्राइम मनी को नहीं रोका, फ़र्ज़ करें कि जब ये मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज नहीं हैं
और पैसा आया चला जा रहा है। तो क्राइम्स का जो है वो ये था कि पैसा जहाँ जा रहा है वो चाहता रहे। अब एक दफ़ा किसी ने क्राइम कर लिया और उसको मल्टीप्लाई करता हुआ उसको क्लीन कर लिया, तो वो सारे स्मगलर ही ने फिर आगे बढ़ना है। सारे स्मगलर ही बनेंगे। पाउडर वाले आगे बढ़ते चले जाएंगे, एजुकेटेड पर्सन जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो तो बस पीछे पीछे रह जाएगा। अच्छा सर, अगर कोई क्राइम पाकिस्तान से बाहर किया जाता है तो उस सूरत में भी पाकिस्तान में आई थिंक के पकड़ तो लॉ करता है और उसमें प्रोवाइडेड भी आई थिंक एक्ट में। लेकिन हम इसके कन्वर्सली अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान से अगर कोई क्राइम्स होती हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम्स हमेशा बाहर मुल्कों में जाती हैं, स्विस बैंक से वो इवन इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या अगर पाकिस्तान के जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई क्राइम हो रहा है जो कि पाकिस्तान में क्राइम कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होता, तो उस सूरत में भी पाकिस्तान को एज अ स्टेट को इशू होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग से कि बाहर जो क्राइम हुआ पाकिस्तान से उसकी प्रोसीड अगर पाकिस्तान में आ रही हैं तो उसमें क्यों पाकिस्तान को इशू है? देखिए, इस इशू फिर वही बात आ जाती है कि क्राइम मनी नहीं आनी चाहिए किसी तरीके से भी ना। ये बैंक्स में जब ट्रांजैक्शन होती है ना, तो एक उसमें एक टर्म है प्रोलिफिकेशन। वो ये चेक करते हैं कि जिस मुल्क से पैसा आ रहा है तो उसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, और जो भेजने वाला है उस देखें उसमें एक लिस्ट होती है इनके पास, आप समझिए कि स्क्रीनिंग कहलाती है। उसमें जितने भी क्रिमिनल्स हैं इंटरनेशनली, एक यूनाइटेड नेशंस की एक लिस्ट होती है, एक FATF की लिस्ट होती है, एक पाकिस्तान की अपनी लिस्ट होती है। स्क्रीनिंग प्रोसेस कहलाता है। जब भी कोई बैंक अकाउंट खोलता है पाकिस्तानी तो उसकी स्क्रीनिंग होती है उसके नाम के हिसाब से। जो लिस्ट होती है इंटरनेशनल्स, फ़र्ज़ करें मेरा नाम है जावेद फ़ारूकी, मेरे नाम से, मेरे CNIC नंबर से और मेरा जो होम एड्रेस होगा उससे चेक होगा। कहीं से भी अगर मेरा लिंक बन जाता है, फ़ारूकी बहुत सारे होंगे, तो वो जितने फ़ारूकी होंगे वहाँ एकदम अलर्ट आ जाएगा ये इतने फ़ारूकी जो इन्वॉल्व हैं। अब वो चेक करेंगे कि मेरे CNIC से कोई मैचिंग तो नहीं हो रही, या मेरे होम एड्रेस से तो मैचिंग नहीं हो रही। कहीं से भी अगर मैचिंग होती है तो फिर वो मुझे वो रोक देंगे और फिर मेरा अकाउंट जो खोलेंगे नहीं, और इस तरीके से फिर वो रोकथाम हो जाएगी। इसी तरह मेरा ये क्वेश्चन बेसिकली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन या फिलोसफिकल क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई क्राइम होता है उसकी प्रोसीड्स अगर बाहर जाती हैं तो बाहर जो दूसरे ममालिक हैं वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते कि पैसा कैसे आया है। दे आर वेरी हैप्पी कि पैसा आ रहा है, ठीक है आ जाए। स्विस बैंक्स उसकी मिसाल हैं, वो पूछते भी नहीं है पैसा आप कहाँ से लाए, क्यों लाए, किस तरह से लाए, उनको मतलब सिर्फ पैसे से है। तो पाकिस्तान ने ही क्यों ठेका उठाया? अगर पाकिस्तान के पास इकॉनमी आ रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, अगर बाहर से क्राइम भी है तो पाकिस्तान को क्यों फ़र्क पड़ता है उससे कि बाहर किसी ने क्या करके पैसा लाया है? नहीं, वही मैं आपको समझा रहा था कि इसमें जो FATF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ये अब कंडीशन डाली जा चुकी है, प्रोलिफिकेशन जिसे कहते हैं, कि बाहर से जो पैसा यहाँ आ रहा है क्राइम मनी, तो उसको आपने डील नहीं करना है, क्योंकि वो किसी भी मुल्क का क्रिमिनल है, वो इंटरनेशनली वो क्रिमिनल है, तो किसी भी दूसरे मुल्क में उसको जो है ना वो सहूलत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। और पाकिस्तान इसीलिए ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ है कि उन्होंने इन चीज़ों पे वर्किंग की है। उनकी जो कंडीशंस उन्होंने डाली थी, रेगुलेशंस डाली थी, उनको काफ़ी तक वो मीट आउट कर दिया है। तो उसमें ये लैकिंग जब आती है तो फिर वो इसमें ग्रे लिस्ट में चला जाता है फिर मुल्क। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का ये होता है कि मैंने ग्रे लिस्ट में नहीं आना, तो उसलिए फिर ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पैसा आना किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन क्राइम मनी आना इस वक्त जो है बुरा वो भी नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली ये ऐसा बना दिएगा ना फ्रेमवर्क। पूरा ये फ्रेमवर्क जो है ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। अगर आप OECD के हिस्सा हैं, ऑर्गेनाइजेशन है एक इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन की मुल्कों में, अगर आपने उसका हिस्सा बनना है तो आपके उनके रूल्स पे चलना होगा, तो उसको फॉलो करना होता है। इसमें पाकिस्तान का देखिए इन्वॉल्वमेंट, और किसी भी कंट्री की जो OECD की कंपनी जो उसके जो मेंबर्स हैं कंट्रीज़, उनको फॉलो करना लाजमी है। जिस तरह हमारे इदारे पाकिस्तान में इंटरनल लॉस को फॉलो करना ज़रूरी होता है, इस तरह मेंबर कंट्रीज़ को फॉलो करना लाजमी होता है। सर हम एक चीज़ सुनते हैं कि पाकिस्तान से 2 अरब 4 अरब बाहर ममालिक में बेच दिए गए, किसी भी ममालिक में, तो क्या मेथड्स होते हैं जिनसे वो भेजे जाते हैं, जा सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर तो ये हुंडी कहलाती है, और एक तरीका ये होता है कि हुंडी का कि यहाँ पे किसी को दे देते हैं पैसे, और उनका आदमी वहाँ एजेंट बैठा होता है दूसरे मुल्क के, वहाँ से वहाँ पे पहुँचा देता है उस करेंसी में, डॉलर हो या कोई भी करेंसी हो। ये तो सबको पता है कि ये जो अंडरवर्ल्ड है ये तो अपना काम कर रही है और करती है, क्योंकि सारी दुनिया में जो चल रहे हैं क्राइम्स चल रहे हैं वो तो पकड़े तो नहीं जा रहे ना, सारे काम तो हो रहे हैं। ये एक्ट का मतलब ये है कि क्राइम्स हो रहे हैं, वरना ये ख़त्म हो गया होता।
तो वो ये तरीके, अनलॉफुल तरीके तो मौजूद हैं, और वो मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत बड़ी वो मिसाल होती है, बाहर मुल्क पैसा भेजना। तो उसमें अब पैसा भेजने का ये सवाल आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे, कि वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत एक लिमिट होती है, उस लिमिट से तजावुज़ कर जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं, तो उस वक्त जो है वो फिर क्राइम हो जाता है। तो वो आप जो नेशनल क्राइम में आ गए तो वो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने लेयरिंग स्टार्ट की है, प्लेसमेंट स्टार्ट की है। अगर आपके पास, देखिए ये होता है कि अगर आपके पास क्राइम मनी है और आपने उसको, आपकी इंटेंशन है उसको वाइट करने की, या आप वाइट कर रहे हैं या वाइट कर चुके हैं, 3 कंडीशन लागू होती हैं, तीनों कंडीशंस में ये क्राइम है। अब सवाल ये होता है कि इंटेंशन कैसे पता लगेगी? इंटेंशन ये पता लगेगी कि जब आपका क्राइम मनी, क्या पोजीशन में आपके क्राइम मनी है, तो यू आर अ मनी लॉन्डर, ये लॉ है। आपने स्टार्ट की नहीं किया अभी, लेकिन आप क्योंकि क्राइम कर चुके हैं और पैसा आपके पास है, तो नेचुरली आपने उसको करना है, वाइट करना है, या आपने उसको क्लीन करना है किसी तरीके से। तो पैसा रखना भी जो है ना, इससे मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। सर फॉर एग्जांपल मेरे पास या ए के पास, मैं अपना जिक्र नहीं करता, ए के पास 200 करोड़ रुपए हैं। अब वो उसने XYZ कंट्री में भेजने हैं। अब वो थ्रू बैंकिंग चैनल तो भेज नहीं सकता। आपने एक जिक्र किया हवाला हुंडी, आप व्यूअर्स के लिए वो भी बताएं वो क्या होता है, और क्या उसको क्या क्या और मेथड्स हो सकते हैं? क्या ट्रकों में या शिप्स में भर के भी भेजे जाते हैं, या कुछ और ही मेथड्स होते हैं इसमें? क्या वो कोई प्रॉपर्टीज़ में एक्सचेंज हो सकता है कि पाकिस्तान में कुछ लेन देन कर लिया और बाहर कुछ प्रॉपर्टीज़ ले ली, या किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, हवाला एक्चुअली जो तरीक़ेकार होता है उसमें मनी ट्रैवल नहीं करती ज़्यादातर। देखिए, मनी जब ट्रैवल करेगी तो फिर कहीं ना कहीं वो पकड़ी जाएगी, या तो वो बोट से लेके जाएंगे जहाँ से ले जा नहीं सकते। ऐसा भी होता है कि ट्रैवल करती है? ट्रैवल करती है, केसेस पकड़े गए थे, बोट से लेके जा रहे थे, और उनका एक जो मशहूर मॉडल थी उनका भी सबके सामने है, डॉलर्स वो पकड़े गए थे, और फिर FI में वो केस चला था उनका, वो ले जा रहे थे। एट दी एंड उन्होंने क्या वो एक लिमिट होती है, अक्सर होता है कस्टम वाले पकड़ लेते हैं, बैग भर के लेके जा रहे हैं पैसे। तो आप हवाला का बता रहे थे, कंटिन्यू। हवाला ये होता है कि एक तो ये तरीका होता है कि बेस्ट तरीका होता है कि यहाँ पे पैसे ले लेता है एजेंट, और वहाँ पे उसका जो काउंटर पार्ट होता है वो वहाँ पे पेमेंट कर देता है। सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि इनके जो चैनल होते हैं वर्ल्ड वाइड होते हैं, इनका नेटवर्किंग होती है, तो ये मनी ट्रैवल करने से बेहतर ये तरीका ये होता है। अब पैसे अगर किसी XYZ ने भिजवाने हैं, UK भिजवाने हैं, 200 करोड़ में से चलें 1 करोड़ भिजवाना है, 2 करोड़ भिजवाना है, तो पॉसिबल नहीं है भेजना। डॉलर्स तो हम नहीं भेज सकते, ना पाउंड भेज सकते हैं। एजेंट को हायर करते हैं। इसमें एक ट्रस्टवर्दी होते हैं ये लोग। पहले हुआ करता था एक ज़माने में, क्राइम हो जाते थे, इनके साथ झगड़े भी होते थे, ये कर नहीं पाते थे, लेकिन उन्हें अपना ये फ्रॉड करते थे, फ्रॉड पर फ्रॉड। लेकिन पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, और वो तो क्या, तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में भी नहीं आता ना, अनलॉफुल, और आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकते कि ये हवाला हुंडी कर रहा था और इसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया। क्राइम में ऑनेस्टी तो ये लोग रखते हैं, इसलिए कि उनका ये बिजनेस है, और अगर ये नहीं करेंगे, क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, तो वो करते हैं। बीच में कोई आपकी लग है, कोई ऐसा से आपको कॉन्ट्रैक्ट हो जाए जिसको आप जानते नहीं हो, 2 नंबर वहाँ कर ही नहीं रहा हो, पैसे लेके गायब हो जाए, तो वहाँ पे वो पैसा पहुँचा देते हैं जिसको आप कहते हैं। अब उसका काम है कि उसको वहाँ पे किस तरह वाइट करे, उसके लिए प्रॉब्लम है। तो वो इश्यूज़ वहाँ पे भी रहते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ होती हैं, जैसे आपने नाम लिया था, और अभी 1-2 और कंट्री उनका नाम नहीं लेना चाहता, उसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीज़े पासपोर्ट मिल जाते थे, तो इसी तरह पैसे वहाँ पहुँचते थे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, पासपोर्ट ले लिया करते थे। लेकिन अब उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस स्टार्ट हो गया। वो अगर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि वहाँ से अगर आपने पासपोर्ट ले लिया तो वो फिर आप उसमें आ जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन उसकी अलग से स्टार्ट हो जाती है कि वहाँ पासपोर्ट अगर लिया था तो नेचुरली किस तरह लिया, वहाँ रहे हैं जाके, या आपने इन्वेस्टमेंट की है तो कैसे की है, तो यहीं पे सारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो लोगों ने उसको भी छोड़ दिया। तो सर हवाला हुंडी इतना उनके पास क्वांटम को डील करने का कैपेसिटी होती है कि मतलब 50 अरब 100 अरब इस तरह के अमाउंट्स हवाला हुंडी, ऑब्वियसली वो भी कुछ ना कुछ लोग होंगे जिनके पास कोई पैसा होगा, वही लोग कर रहे हैं। तो क्या उनकी इतनी कैपेसिटी भी होती है कि 50 अरब 100 अरब भी वो डील कर सकते हैं? इनकी बहुत कैपेसिटी होती है। एक मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक मेरे पास एक क्लाइंट आया था, और वो ये कह रहा था कि मुझे ये किसी ने ये कहा गया है कि आप एक अकाउंट खोलें पाकिस्तान में, और हम आपका अकाउंट यूज़ करेंगे, और आपका अकाउंट इस तरह यूज़ करेंगे कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आएंगे, और वो आपने हमें देने होंगे। वो बाहर के मुल्कों से आएंगे,
और आपको हम जो है मैक्सिमम 3 या 4 या 5%, ये बहुत हुआ 7% दे सकते हैं। तो मैं सुना और मैंने काफ़ी मुझे हैरानी भी हुई। तो मैंने कहा 7% आप यूज़ करोगे तो बाकी वो करेंगे, कहते हैं बाकी वो करेंगे और मैंने उनको पैसे निकाल के देने होंगे, वो सेटअप होगा। तो वो मैंने कहा कितना आएगा, कहते हैं लिमिट नहीं है, आपके ऊपर, आपकी हिम्मत कितनी है। 5 करोड़ आप कहते हैं, हम 5 करोड़ भेजेंगे, आप कहते हैं 10 करोड़, हम 10 करोड़ भेजेंगे। तो मैंने कहा ये पैसा कौन सा है, मतलब क्यों आ रहा है। कह रहे हैं ये वो पैसा है जो कि रिश्वत के तौर पे बाहर के मुल्कों में दिया जाता है और वो किसी तरीके से यहाँ लेके आना है, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन बाहर होती यहाँ नहीं हो सकती। तो वो बाहर से आता है, कई मुल्कों से है, मुल्कों के नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो आता है। तो आप ये बताएंगे अपना यूज़ करने के लिए आप देंगे नहीं, मैंने मना कर दिया कि मैंने ये तो आप तो आ जाओगे बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग में। डेफिनेटली वो डायरेक्टली रेड अलर्ट ये आएगा तो आपके पास, कहाँ से आ रहा है। 7% के, मैंने कहा अगर आपको 30% भी दें तो 70% में तो आप मारे जाओगे ना, आप क्यों उसमें वो इन्वॉल्व हो रहे हो। और मैंने एक और भी बात बता दी, मैंने जब ये पैसा आता है तो सारी एजेंसीज को सबको मालूम होता है। अब ये मत समझना किसी को नहीं पता होगा और आप थक जाओगे अपने वजाहत करते 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 करते। ये सबको मालूम होता है कहाँ से पैसा आ रहा है और कौन भेज रहा है, लेकिन आप टारगेट बन जाओगे, इसको आप छोड़ दो बिल्कुल। तो बहरहाल लालच तो होती है ना, इंसान में आके पूछ लेता कि शायद वकील साहब कोई रास्ता निकाल दे। तो मैंने कहा नहीं, वकील साहब इन के बस कामों में के नहीं। बाद वकील साहब के पास कोई रास्ता नहीं है। तो सर एक और टर्म हम सुनते हैं, टेरर फाइनेंसिंग। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग से कुछ मुख्तलिफ है, और अगर है तो क्या इसमें मुख्तलिफ है? देखिए टेरर फाइनेंसिंग एक बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो तरीक़ेकार है कि उसमें पैसा भेजने वाले के ऊपर चेक होता है कि पैसा भेज कौन रहा है। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग तो एक बेसिक क्राइम्स है कि जो क्राइम मनी आती है, उसमें क्राइम मनी का होना ज़रूरी नहीं है, उसमें क्लीन मनी भी आती है। और क्लीन मनी आती है क्योंकि उनका अचीव करते हैं टारगेट्स होते हैं, और वो कुछ इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि कलअदम करार दे चुके हैं ये गवर्नमेंट। वैसी ऑर्गेनाइजेशन जब कलअदम करार नहीं दिया था तो उनके पास अकाउंट्स में आते थे बैंक्स में, और वो पैसा जो है वो उस क्राइम मनी का नहीं होता था, वो उनके अपनी पैसे होते थे कि उनका मकसद यही होता था कि जायज़ पैसा भी लगाते थे। उनका तो एक अपना एक मकसद होता है ना, एक तो एक माइंडसेट से वो काम कर रहे होते हैं ना। बहुत से तो इसको जायज़ भी समझ रहे होते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा होता है, तो अपना जायज़ पैसा भी वो लगा रहे होते हैं। किसी के पास एग्रीकल्चर का पैसा है, किसी का अपना ट्रेड इतना ज़्यादा है, लेकिन वो समझता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ, तो उसलिए वो पूरी दुनिया से पैसे वो आते हैं तो उसमें। सर ये पकड़ा कैसे जाता है? टेरर फाइनेंसिंग की अगर बात करें, चलो मनी लॉन्ड्रिंग तो ये हो गई कि बहुत ज़्यादा पैसा अगर सर्कुलेट हो रहा है और उसके रिसोर्सेज आपको नहीं पता, सोर्सेज नहीं है, देन तो चलो अलर्ट आ सकता है। ये टेरर फाइनेंसिंग का पैसा, क्योंकि वो तो जायज़ पैसा है, तो वो कैसे अलर्ट होता है, वो कैसे पकड़ा जाता है? देखिए उसमें टेरर फाइनेंसिंग का जो पैसा पकड़ा जाता है उसके यूज़ से पकड़ा जाता है कि वो पैसा यूज़ कहाँ हो रहा है। जो भी बैंक अकाउंट खुला है तो वो बैंक अकाउंट से पैसे जहाँ कहाँ रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें कि वो कहता है कि मैंने फ़लाना इदारे को, इसमें ज़्यादातर एनजीओज़ इन्वॉल्व होती हैं, और एनजीओज़ के ऊपर आपको पता है आजकल बहुत सख्ती है। एक ज़माने में बन जाती थी, अब नहीं होती, उनकी बहुत पाबंदी लगी, और बहुत ज़्यादा उनकी स्क्रीनिंग होती है, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होता है, कई एजेंसी से क्लियरेंस चाहिए होती है। तो वो इदारों में जाया करता था पैसा, और उस इदारे की फिर प्रोफाइल देखी जाती थी कि वो इदारा जिस नाम से बना है वो तो काम हो नहीं रहा होता था, वो काम दूसरे हो रहे होते थे। तो वहाँ से फिर ये लिक्विड होना शुरू हुआ कि वहाँ से ये पैसा जो है ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर चला जा रहा है। तो उसमें उसके यूज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आती है कि ये पैसा जो इस्तेमाल कर रहा है ये कौन है। क्योंकि उसमें अगर आप फ़र्ज़ करेंगे, अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं, अगर लीगल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, लॉफुल ट्रेड है, उसमें आप परचेजिंग कर रहे हैं, अपना सेटअप बना रहे हैं, अपने बिल्डिंग आपने ख़रीद ली और बिल्डिंग एसेट्स ख़रीद ली, आपने गाड़ियाँ ख़रीद ली, वो एसेट्स और गाड़ियाँ बाद में यूज़ कहाँ हो रही हैं वो देखा जाता है, उससे फिर वो ट्रेल चलती है। गाड़ियाँ कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपने मिशन में यूज़ कर रही हैं तो फिर यानी कि वो अलर्ट है। हाँ, फिर वो अलर्ट आ जाते हैं, और फिर ये एजेंसीज़ जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं। एंटी नारकोटिक फोर्स, आपको पता है इनका एक एसेट डिपार्टमेंट होता है, सारे एसेट्स कहाँ से आ रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, उसकी इनके पास ड्यू डिलिजेंस करते हैं ये। और इनका जो मैकेनिज़्म है बड़ा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है, जितनी भी एजेंसीज़ का स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है, तो ये लोकेट कर लेते हैं। इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और आजकल जब सब टेक्नोलॉजी आई है तो सबकी लिस्टें इनके पास होती हैं और सारा ये सेटअप बना लेते हैं और ये पकड़ भी लेते हैं, इसीलिए ये पकड़े जाते हैं। कोई नया जब इन्वॉल्व होता है, आता है, उस वक्त प्रॉब्लम आती है, उसको फिर वो लोकेट करने में टाइम लगता है। हाँ, वो फिर जब लोकेट कर लेते हैं फिर वो उसको भी पकड़ लेते हैं। अच्छा सर, इसमें जो चैरिटेबल ट्रस्ट या एनजीओज़ होते हैं जिनमें चैरिटी भी जाती है,
बड़े फंड्स भी उनके पास वो डील कर रहे होते हैं। तो ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं मनी लॉन्डर्स की तरफ से, उनको किस तरह से वो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ करते हैं या टेरर फाइनेंसिंग में यूज़ करते हैं? देखिए, ज़्यादा जो ट्रस्ट का पैसा होता है उनको मनी लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि उन पर जो पैसा आ रहा होता है वो डिफाइंड सोर्सेज से आ रहा होता है, वो लॉफुल लेजिटिमेट सोर्सेज से आ रहा होता है। तो उनका जो यूसेज है उसके ऊपर वो देखा जाता है कि वो यूज़ कहाँ पे हो रहा है। फ़र्ज़ करें एक इदारा है, वो लॉफुल है, वो एजुकेशन का एक इदारा है, और बहुत से लोग स्टूडेंट्स को उन्होंने घर भी दिया हुआ है, रहने के लिए जगह दी है, सहूलतें दी हैं, खाना पीना है उनको दे रहे हैं। वो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, महंगाई तो है। अगर आपके पास 100, 200, 300, 400 अगर स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो आपको तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। ऐसे भी होते हैं जो लॉफुल होते हैं और उसमें लोग निकल रहे होते हैं पढ़ के। और इसी तरीके से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उसमें मिक्स भी चल रहा होता है ना, कुछ वो सही चला रहे होते हैं, कुछ गलत चला रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम ज़्यादातर वहाँ आती है मिक्सिंग में, क्योंकि जो ज़्यादा अनलॉफुल कर रहा है वो तो पकड़ा जाएगा, नज़रों में आ जाता है। मिक्सिंग भी कर रहे होते हैं, थोड़ा फेड हाँ, थोड़ा फेयर किया, थोड़ा अनफेयर किया, बच सकता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा फिर चेक एंड बैलेंस में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उससे एक अच्छी रेपुटेशन डेवलप हुई होती है। तो जब वो इन्वॉल्व हो जाता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, अब देखिए वो तो माइंडसेट है ना, वो अपने माइंडसेट से होते हैं। उनका टारगेट है, उनका अपना एक टारगेट है, वो अपना एक रिलीजियस वो भी मानते हैं कि ये हमारा एक रिलीजियस काम कर रहे हैं, उनका अपनी एक अलग चीज़ है। लेकिन वो गलत होता है, लॉफुली भी गलत होता है, वैसे भी हमारे हिसाब से वो गलत ही होता है। तो वो जब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर वो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन उनको शो करने के लिए करना पड़ता है। अगर आप कवर नहीं देंगे तो आप तो पकड़े जाएंगे शुरू में, क्लियर एकदम। हाँ, क्लियर ही। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, बीइंग प्रैक्टिशनर, आप वकालत में भी ये सारी चीज़ें करते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी है इस तरह के केसेस में, कौन सबसे ज़्यादा रिस्क पे है? क्या वो कोई इंडिविजुअल्स होते हैं या कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की तो नहीं है बट वो उसमें पिस सकते हैं? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग में जो सबसे ज़्यादा पिसने वाला होता है ना, वो होता है रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी वो होता है कि जैसे कि इस वक्त रिपोर्टिंग एंटिटी का मैं थोड़ा कंसेप्ट बता दूं कि एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे अकाउंट्स होते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ से होती है। और एक दूसरा नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें लॉयर्स भी आते हैं और अकाउंटेंट्स भी आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आते हैं, उसमें ज्वेलर्स भी आते हैं, और उसमें ये रियल एस्टेट वाले ब्रोकर्स, बिल्डर्स, ये भी अब शामिल हो चुके हैं। इनकी ड्यूटी है, अच्छा, इनके ऊपर बॉडीज़ होती हैं जो कि कहलाती हैं सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल है, वो एक सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये मैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि उनकी ये ड्यूटी है कि लॉयर्स के लिए वो रेगुलेशन उन्होंने बनाया, और वो लॉयर्स जो ऐसी चीज़ों में क्लाइंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं कंपनियां जहाँ खोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद से पैसा आ रहा होता है, या फ़र्ज़ करें कि ज्वेलर वाले हैं या रियल एस्टेट वाले हैं, उनके यहाँ जब इन्वेस्टमेंट आती है तो अब उनका ये काम है कि वो बन जाते हैं एक रिपोर्टिंग एंटिटी। वो तो कोई डील नहीं कर रहे मनी लॉन्ड्रिंग से, लेकिन उनका क्लाइंट डील कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरह की आप समझें कि वो इंस्पेक्टर्स बना दिए हैं। दे हैव टू आइडेंटिफाई उनको एंड identify रिपोर्ट करना। टू द अथॉरिटी। अपनी अथॉरिटी को, जैसे लॉयर्स को पाकिस्तान बार काउंसिल को रिपोर्ट करना है कि ये मेरा क्लाइंट जो है, ये मुझे लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है, क्योंकि अकाउंटेंट है, लॉयर है, उसको मालूम है अपने क्लाइंट के बारे में। इसी तरह ये बिल्डर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, इनको पता होता है अपने उस जो उनका कस्टमर है, अच्छा, उसमें कैश डीलिंग के ऊपर है, चेक के ऊपर नहीं है। अगर कोई परचेजिंग करने आ गया है, किसी से गोल्ड ख़रीद रहा है और वो कैश में ख़रीद रहा है, 1 करोड़ का ख़रीद लिया, तो वहाँ अलर्ट हो जाना चाहिए उसको फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो FBR उनके वो हैं रेगुलेटर्स, FBR को उनको इन्फॉर्म करना है। ज्वेलर्स के, बिल्डर्स के रेगुलेटर्स FBR है। इसी तरह ICAP जो है वो उनका रेगुलेटर है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। ICAP का फुल फॉर्म सर? ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान है, इंस्टीट्यूट है उनका। जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल है, इस तरह वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनको लाइसेंस देते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं वहाँ से। अकाउंटेंट जो है वो कहीं से मतलब नहीं लेता लाइसेंस, वो डायरेक्ट उनका बन जाता है, FBR के कंट्रोल में आ जाता है। सो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ आपके नज़र में सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं? और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क पे बैंकर्स हैं। जो बैंक का जो भी ऑफिसर है वो रिपोर्टिंग एंटिटी है, हर बैंक जो कैश डीलिंग कर रहा है या उनके ऑफिसर होते हैं। सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो ट्रांजैक्शन में बैंक के ज़रिए होती है, तो वो उसको रिपोर्ट करना होता है FMU को, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। उसमें 2 कंसेप्ट होते हैं, एक STR,
एक STR एक टर्म है जो सुनते रहते होंगे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। एक रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है जो कि लॉयर्स और ये बिल्डर्स, ज्वेलर्स, इनके और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनको देखना होता है। सस्पिशियस यानी कि ट्रांजैक्शन में कुछ सस्पिशियस आ रहा है। एक मिसाल देता हूँ, जो मैंने मिसाल दी थी अकाउंट खोलने की, कि 10 लाख का शुरू में एक बैंकर को कहता है कि 10 लाख आया करेंगे। अब उसके अकाउंट में अब वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला उसने स्टार्ट किया कि अब उसने सोचा कि बैंक के ज़रिए करूँ ताकि मनी जो है क्लीन होती रहे। अब उसके अकाउंट में 9 लाख रुपए आ रहे हैं। 9 लाख, 10 लाख नहीं आ रहे, 9 लाख आ रहे हैं। वो मुख्तलिफ़ जगहों से आ रहे हैं और एक ही दिन में कई जगहों से आ रहे हैं और फिर एकदम से वो कई जगह चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सस्पिशन हो रहा है बैंक को, ये किस किस्म की ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो वो सस्पिशियस उसको हो गया, तो उसने एक दिन STR जनरेट करके FMU को भेज दिया, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। अब उनका काम है, उसको कब देखें, उनके पास टाइम पीरियड होता है 5-6 साल का, उस वक्त तक वो देख सकते हैं कि जी ये हमें लग रहा है कि हाँ इसमें अकाउंट में गड़बड़ है, आप उसको उसके खिलाफ एक्शन लें। फिर वो FI को रिपोर्ट करते हैं और फिर ये तो वो वाले हैं जो एजेंसीज की उसमें नॉलेज में नहीं आए हैं। वैसे एजेंसीज की नॉलेज में आते हैं, खुद आ जाते हैं बैंकर्स के बाद मालूम पड़े। FMU आप फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इस पे आपको थोड़ा सी एलिब्रेशन आपसे चाहूँगा कि ये क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कोई इदारा है, कहाँ पे बैठते हैं ये लोग? देखिए, ये बेसिकली के लिए कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि स्टेट बैंक में इसका विंग होता है और इनका ताल्लुक सिर्फ फाइनेंशियल यानी कि बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग के लिए। बाकी जो लॉयर्स वगैरह हैं या नॉन फाइनेंशियल जो, उनसे उनका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि है ही उनका फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। वो एक चेक एंड बैलेंस का एक इदारा एक स्टेट बैंक ने इसलिए बनाया था कि एक रेगुलेटरी एक इदारा है जो कि देखता रहता है कि भी हम रिपोर्ट्स आएंगी तो उसको फॉरवर्ड करना होता है। उन्होंने अपनी एक कमेटी होती है, नेशनल सिक्योरिटी, उनकी एक कोई कमेटी होती है। वहाँ फॉरवर्ड करने के बाद, डिस्कस करने के बाद कहते हैं ये केस में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है तो इसको आप फॉलो करें, और बैंक को देते हैं वो, और FI को कहते हैं कि आप इनकी जो है इंक्वायरी करें। एक होती है करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। करेंसी का एक थ्रेशोल्ड होता है, फर्स्ट करेंगे 25 लाख है, CTR जो कहते हैं वो, उसमें कि अगर कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि ये करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट वो फिर अलर्ट होती है, वो इशू कर देते हैं। वही FMU को चली जाती है, वो फिर उनकी मर्ज़ी होती है उसको कब देख के उसको एड्रेस करें। तो इसमें 2 चैनल्स हैं, एक फाइनेंशियल हो गया, एक नॉन फाइनेंशियल हो गया, और एक जो कि फील्ड में मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए एजेंसी डायरेक्ट पकड़ लेती हैं। तो ये 2 चैनल्स होते हैं इसके लोकेट करने के, आइडेंटिफाई करने के। ऐसे सर आपने कहा कि रिपोर्टिंग एंटिटीज़ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होती हैं, बट जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का है उसमें इन्हें इम्यूनिटीज़ भी तो दी गई हैं कि जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं सर्टेन केसेस में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो उनको क्या रिस्क होता है और वो किस तरह से लायबल हो सकते हैं? देखिए, वो उनका रिस्क आता है अबेटमेंट में। फर्स्ट करें कि अब ये वाला केस में ले लेता हूँ कि ये वो मुझे बता रहा था कि अकाउंट खुल रहा है, पैसे आएंगे, तो मैं उसको मशवरा देता, हाँ चलो ठीक है कर लो, और मुझे मैंने कहा अच्छा क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें बताता रहूँगा पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, तुम्हें सेव भी करता रहूँगा। और पैसा इन्वेस्ट भी कर जा रहा हूँ मैं, उसका कई जगह उसका जो है क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो तो मुझे मालूम है, तो मैं क्राइम में शामिल हो गया। जब ये क्राइम पकड़ा जाएगा, क्रिमिनल पकड़ा जाएगा, तो उससे पूछा जाएगा कि ये तुम्हें एडवाइस कौन कर रहा था। नेचुरली मेरा नाम तो आएगा ही आएगा, या पाकिस्तान बार काउंसिल कोई मुझसे रिपोर्ट लेती है, उनको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये वकील जो है इस तरह के काम करता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह ये कराता है क्लाइंट्स की, तो उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं कोई फाइल की, क्योंकि रिपोर्ट फाइल करना एक लाजमी होती है कि ये मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं और कोई ना कहीं तो सस्पिशन होता है। तो ये तो हो गया एक अबेटमेंट, और एक हो गया कि मुझे मालूम ही नहीं है और मुझसे नेग्लिजेंस हो गई है। तो ये 2 सूरतें हैं। केस वहाँ बनता है जब अबेटमेंट आ जाती है, आपको मालूम हो गया है कि इसने गड़बड़ की है, तो आपने रिपोर्ट नहीं की, वहाँ तो आप फंस गए। और लेकिन जब आपके नॉलेज में नहीं आ रहा कि आप कहीं से आप चेक करे जा रहे हो, आपको कहीं से लोकेशन मिल नहीं रहा, सस्पिशियस नहीं हो रहा, तो सस्पिशन होना ज़रूरी है। आप हर एक का नहीं कर सकते ना, वो भी तो हो सकता है कि एक आदमी, एक जेन्युइन आदमी है, फिर तो डेटा प्रोटेक्शन में आपको वो पकड़ लेगा कि आपने कैसे, मैं तो जेन्युइन आदमी, आपने कैसे मेरी कैसे डेटा आपने लीक कर दिया। क्राइम तो मैं का है ही नहीं मेरा, तो उसमें बड़ा देख के फिर चलना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन भी नेक्स्ट आपसे यही था कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा शख्स मुझे कोई पैसे देता है, होल्ड करता हूँ जिसके लिए मैं, बट अननोन टू मी कि वो पैसा
मनी लॉन्ड्रिंग का है या प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो क्या उस सूरत में मैं लायबल हो सकता हूँ, और अगर हो सकता हूँ तो क्या लाइबिलिटीज़ मनी लॉन्ड्रिंग की ही आएंगी मुझ पे? देखिए, इसमें जो लॉ में लिखा हुआ है नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो उस वक़्त फिर उनके ऊपर वो केस नहीं बनता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है और इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता लगेगा कि उसकी नॉलेज नॉलेज थी या नहीं थी। तो वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाता है। अच्छा सर, इसमें नॉलेज जो है, नॉलेज की बात करें तो वो हम किस तरह से डिटरमिन करेंगे, मेजर करेंगे कि नॉलेज थी या नहीं? चलें, इस तरह का एक एग्जांपल अब इस तरह दे लेते हैं, हम दोनों की एग्जांपल है। मेरे पास एक है क्राइम मनी है मेरे पास, ठीक है। आपको मुझ पे कॉन्फिडेंस है, आप तो सोच ही नहीं सकते कि सर ऐसा काम करें, कि मैंने कर दिया। क्राइम मनी है, मैंने बताया कि ये चीज़ें मेरे पास एसेट्स हैं, आप ये इस्तेमाल करो और बाद में मुझे दे देना, और बल्कि हो सकता है कि बिक सके तो बेच भी दो। तो आपने कहा सर कह रहे हैं ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब इस तरह का एक रिलेशन होता है कि डाउट नहीं करता ना इंसान। डाउट करेगा तो नेचुरली वो तो फिर उसमें उसको छोड़ देना चाहिए। मैंने गाड़ी एक मंगवा के बड़ी महंगी सी आपको कहा कि इस्तेमाल भी करो, बेच दो, मैंने दे दी, सारी बात है, मेरे तो क्राइम मनी है ना, मैं क्यों नहीं दूंगा, बिक गई तो ठीक है, पैसे आएंगे। अच्छा, आपने गाड़ी बेच दी कॉन्फिडेंस से, नोइंगली कि ये क्लीन मनी से गाड़ी जायज़ गाड़ी है, सर ने दी है, तो कोई ऐसा इशू नहीं। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो आ गए आपके पास कि ये आपने जो है ऐसी गाड़ी जो बेची है जो क्राइम मनी में इन्वॉल्व थी, तो आपके ख़िलाफ़ तो हम केस बनाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग के। आपने कहा मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है भाई, मुझे क्या पता। आप तो कह रहे हैं नॉलेज नहीं, तो गाड़ी कहाँ से आई फिर, कहीं से तो आई होगी। तो आपने कहा सर ने दी है, और सर ये काम ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने नहीं की, आप रुक जाएं, हम आपसे बाद में पूछेंगे, आप सर का बताएं, सर कहाँ होते हैं। तो आपने बता दिया, वो सारी बात, आप भी कॉन्फिडेंट थे कि, और आप क्यों इसमें आपको इन्वॉल्व थोड़ी जो नहीं बताओगे आप ठीक है, आप जाने वहाँ बैठे हैं, सर का ऑफिसर मिलने जाके वो आ गए मेरे पास। तो पहले तो मैंने किया कि भाई ये कैसे आप एलिगेशन लेके आ गए हैं, मैं आपको पता नहीं, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इन चीज़ों में। फिर जो उन्होंने सामने रखे एविडेंसेस, तो पूछा कि देखें ये तो एविडेंस है, आप बता दें। मैंने कहा ठीक है, हाँ क्राइम मनी है, एग्जाम्पल दी जा रही है ना। तो वो फिर उन्होंने कहा आपका नाम लिया कि वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं वो इन्वॉल्व नहीं है, उनको नहीं पता था। उन्होंने शायद आपने पूछा होगा, इन्वेस्टिगेट किया होगा, उन्होंने बताया होगा आपको। कहते नहीं, उन्होंने तो यही कहा है, यही बयान दिया कि उनको नहीं मालूम। मैंने कहा उनको नहीं मालूम, नेचुरली मैं यूज़ कर रहा था। तो आप तो फिर इसमें क्लीन निकल गए। अगर मैं कहता हूँ नहीं वो इन्वॉल्व थे तो फिर थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि रिश्ता ऐसा होता है ना, आदमी ऐसे रिश्ते में कॉन्फिडेंस करता है कि उसको नहीं फंसाना चाहता। या फ़र्ज़ करें बिज़नेस डील है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। एक मेरी कंपनी है जो कि बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनी है, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन इतनी कर डाली है कि मेरे ऊपर अभी तक कोई एलिगेशन नहीं आया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम अब मेरे ऊपर आने वाला है पकड़ में। तो आपको मैंने गाड़ी भेज दी शोरूम से, आपने ख़रीद ली और चला रहे हैं। पता लगा वो जब गाड़ी चेकिंग में आ गई तो जब ट्रेस हुआ तो ये तो स्मगल गाड़ी है और इस तरह क्राइम में इन्वॉल्व है। तो फिर आपसे पूछा गया तो आप बता दिए मैंने तो परचेज़ की है, मेरे तो इससे कोई लिंक नहीं है। फिर वो कंपनी के पास पहुँचे और फिर वहाँ से ये चीज़ें आना शुरू हो गई। तो इस तरह की एक मिसाल है। कई ऐसी मिसालें होती हैं जब आपको नॉलेज ही नहीं है, वो इस्टेब्लिश हो जाता है, आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ वो एलिगेशन बन नहीं सकता, फिर आप उससे वो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा आपका। अच्छा सर, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कौन कौन से ऐसे वो मेजर्स होते हैं जब वो लेते हैं या उन्हें लेने चाहिए ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जब अकाउंट ओपनिंग होता है ना, उसी वक्त उनको देखना होता है कि स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का एक प्रोसीजर होता है, उससे वो गुजरने के बाद वो अपनी एक फ़ाइल कंप्लीट करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म के ऊपर वो सारी डिटेल्स देते हैं और उसमें उनसे पूछते हैं कि आपकी जो है पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। अगर वो कहते हैं कि बाहर के मुल्क से भी आएगा तो फिर वो थोड़ा अलर्ट होता है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो अपना आपका फॉर्म उन्होंने लिया, अकाउंट खोल दिया, उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी। तो वो ट्रांजैक्शंस के ऊपर उनको फिर नज़र रखनी पड़ती है कि ये जिस कंट्री से आ रही हैं, ये कंट्री कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, या ये कहीं ग्रे लिस्ट में तो नहीं है, या भेजने वाला है उसकी प्रोफाइल भी चेक होती है, लिस्ट उसकी भी स्क्रीनिंग की जाती है, कौन सी कंपनी है, कंपनी के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशंस तो नहीं है। तो ये सब चेक एंड बैलेंस तो करने पड़ते हैं। और फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं और इनके सिस्टम होता है, सिस्टम में इनके वो लगे हुए होते हैं, फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं, तो फ़िल्टर्स खुद ही इसको चेक कर लेते हैं
कि कौन सा पैसा जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट में आ रहा है, कहाँ CTR ये खुद ही जनरेट करता है, इनका सिस्टम STR खुद ही जनरेट करता है। अच्छा सर, एक चीज़ होती है CDD, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ये क्या चीज़ है? देखिए कस्टमर ड्यू डिलिजेंस वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया शुरू में, कि जैसे वो अकाउंट खुला, वो चला गया, उसने चेक किया सारा, उसके बाद वो उसने प्रोफाइल ले ली। अब जैसे लॉयर हैं, हमारे अकाउंट ज़्यादातर हम हाई कोर्ट में या सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही खुलते हैं, आसानी से खुल जाते हैं। तो उसमें हमारा बार काउंसिल का कार्ड मांगा जाता है और उसमें ज़्यादा पूछगछ नहीं होती। लेकिन अब यहाँ से हट के अगर कहीं और जाके मैं खोलता हूँ घर के एरिया में या XYZ एरिया में, तो सबसे पूछेंगे सबसे पहले कि आपका ऑफिस कहाँ है। तो मैं बताऊँगा मेरा ऑफिस तो वहाँ है फरीद चैम्बर में, तो कहेंगे वहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों नहीं खोल रहे आप, आपको वहाँ खुलना चाहिए। तो ये ड्यू डिलिजेंस आ जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे अक्सर यहाँ पेमेंट्स आती हैं, मेरे क्लाइंट्स यहाँ होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वहीं से जमा हो जाए, या मेरे यहाँ विज़िट होता है, मैं आता रहता हूँ, यहीं से कैश मुझे लेना होता है, फिर मैं ही जमा करा दूँगा। मैंने कोई ना कोई उनको बहाना करके अकाउंट खुलवा लिया। तो ड्यू डिलिजेंस में उनको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, प्रोफाइल होती है कस्टमर की, और कस्टमर का जो कितनी इनकम है, और उसका बिज़नेस का जो है वो कितना बड़ा उसका वो है, थ्रेशोल्ड है, स्केल है, और नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ये सारी चीज़ें ड्यू डिलिजेंस में शामिल होती हैं। ये तो हो गई कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। अब फॉर एग्जांपल किसी को सस्पिशन आ जाता है, कोई शक हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिपोर्ट भी हो जाता है तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, सर्च एंड सीजर्स की पावर होती हैं उनके पास या नहीं? देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास सर्च एंड सीजर की बिल्कुल पावर होती है, कोर्ट से परमिशन भी लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टी अटैच भी हो जाती है। सर्टेन पीरियड के लिए अटैचमेंट होती है, उस अटैचमेंट के अंदर इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फिर कोर्ट में इनको सबमिट करनी होती है। कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो कोर्ट में वो कंप्लेंट फाइल होते हैं, जिस कोर्ट को जुरिसडिक्शन होती है, और जो एजेंसी इन्वॉल्व होती है वही एजेंसी जिस कोर्ट में जाया करती है। जैसे कस्टम एजेंसी इन्वॉल्व है, अगर किसी ने ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, तो उसमें कस्टम इंटेलिजेंस वाले जो हैं वो केस लॉन्च करते हैं स्पेशल कोर्ट कस्टम्स में। तो वहाँ पे FIR की सूरत होती है, कंप्लेंट जाती है, वहाँ से फिर वारंट इशू होते हैं, फिर वो परमिशन भी लेते हैं कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसको हमने अटैच करना है, कोर्ट परमिशन दे देता है। फिर सर्टेन पीरियड में उनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट को सबमिट करनी होती है, क्योंकि अरेस्ट तो वो कर लेते हैं। अच्छा ये भी बता दूँ कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, पहले नॉन कॉग्निजेबल था, अब कॉग्निजेबल हो गया, यानी डायरेक्ट अरेस्ट किया जा डायरेक्ट अरेस्ट होता है और नॉन बेलेबल है, और इसकी सज़ा भी है, ये 10 ईयर्स तक हो जाती है, 3 to 1 साल से लेकर 10 साल तक इसकी सज़ा सुनाई जा सकती है। तो एजेंसियाँ इससे बहुत खुश होंगी, पहले बड़ी परेशान थी, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग वगैरह भी देने जाया करते थे, तो FI के ऑफिसर्स वगैरह डिस्कस करते थे, कहते हैं नॉन कॉग है, बेल तो भी हो जाएगी आसानी से, बेल हो जाएगी, तो हम तो अरेस्ट भी नहीं कर सकते, हमें तो बड़ी प्रॉब्लम है, उससे पहले ही प्री अरेस्ट बेल हो जाएगी, प्री अरेस्ट हो जाती। तो उसके बाद में ख्याल है उनकी रिप्रेजेंटेशन गई होगी एजेंसीज के, उन्होंने उसको फिर वो कॉग्निजेबल कर दिया और नॉन बेलेबल कर दिया। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि इसकी कोई स्पेशल कोर्ट, जैसे हमारे पास नैब केसेस के लिए नैब कोर्ट्स होती हैं, या स्पेशल कोई भी कोर्ट्स होती हैं, ट्राइब्यूनल्स होती हैं, उस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? जो एजेंसी जहाँ पे पकड़ेगी वो अपने ही जो कंसर्न कोर्ट होती है, अगर कोई स्पेशल कोर्ट है तो वहाँ पे उसको ट्राई करेगी? देखिए उसकी एक तो कोर्ट ना होने की वजह ये कि कोर्ट तो कोई नहीं है इसकी स्पेशल। अगर ये पुलिस कोई करती है, FIR काटती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, जैसे कोई डकैती हुई है या अगवा बराए तावान में पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना सकते हैं, वो सिंपल अपना केस बनाएंगे और उसमें सेशन में उसको ले जाएंगे। तो इसकी एक तो वजह एक कोर्ट हो सकता है बाद में हो जाए, ना होने की वजह ये कि इसमें कई सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और कई सारे लॉज इन्वॉल्व हैं। अब ANF जैसे है, उनका जो कोर्ट है, तो ANF वाले वहाँ पे उसको केस लेके जाते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का वहाँ पे भी केस चलता है, यानी क्योंकि जिसने पकड़ लिया वो साथ में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी ट्राई कर लेगा? मनी लॉन्ड्रिंग का तो अब होना ही होना है, क्योंकि ये डेटरस डबल क्राइम उसको कर दिया है। जहाँ पैसा इन्वॉल्व है क्राइम का, वहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग अब होगी, वो तो होती है। अच्छा, कन्विक्शन या एक्विटल की सूरत में इसकी अपील कहाँ पे फाइल होगी? अपील इसकी हाई कोर्ट में होती है, कोई भी कोर्ट करेगा, अपील हाई कोर्ट में होगी इसकी कन्विक्शन में। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल किसी पे सस्पिशन हो गया, अब वो जो इदारा है जो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है, तो क्या अपनी वो डॉक्यूमेंटेशन उससे पहले कंप्लीट करनी है, या वो डायरेक्टली जाके कोई केस वगैरह रजिस्टर कर सकते हैं, कोई नोटिस सर्व करने हैं, क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा? देखिए मैं जो बात समझूँ आपके सवाल से ये है कि अगर किसी के पास पैसा मौजूद है, काफ़ी कैश पड़ा है 4-5 करोड़ रुपए, और फर्ज करें कि वो
कोई भी एजेंसी है, किसी को पता लग गया या घर में आए थे बचाने के लिए, पुलिस आती है ना कि घर में चोर वोर आ गए, पुलिस आई बचाने के लिए, पता लगा तो 5 करोड़ रुपए पड़े हैं कैश, तो उन्हें पूछ लीजिए कहाँ से आया कैश, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उस सूरत में वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस फौरी तौर पे नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक ये क्राइम स्टैब्लिश नहीं हो सकता है ना, बेसिक क्राइम स्टैब्लिश होना चाहिए कि कौन से क्राइम मनी है। हो सकता है उन्होंने प्लॉट बेचा हो, कहीं से भी आए हो पैसे, या कोई गाड़ी में आदमी फ़र्ज़ करें कि कोई ज़मींदार है, उसने पैसे उसकी फसल बेची है, उसने सोचा कि आज मैं जाके कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ, रास्ते में वो पुलिस जो जिसे नाका कहते हैं आम साथ में, वो चेक कर रहे थे, वो डिक्की में निकल आया उसका ब्रीफ के, उसमें पैसे निकल आए। तो उन्होंने कहा ये तो तुम पैसा चोरी का लेके जा रहे हो, तुम्हारे खिलाफ केस बनेगा। तो क्या कैसा केस बनेगा भाई? वो कह रहे मनी लॉन्ड्रिंग का बनेगा। कहते मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बनेगा जब क्राइम तो हो? जब तक कि कोई क्राइम नहीं होगा, पैसा होना कोई इट्स नॉट इट्सेल्फ अ क्राइम। पहले आप क्राइम आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा क्राइम किया है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसकी एफआईआर होनी लाजमी है। जब तक कि उसकी एफआईआर नहीं होगी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस उस वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि डबल क्राइम है, ये बेसिस है कोई ना कोई क्राइम की, डिपेंड करता है। तो यानी उन्हें पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंटेशन उन्हें सारी पूरी कंप्लीट करनी होगी। दोनों चीज़ें साथ भी कर सकते हैं, अगर उनके पास एविडेंस है कि हाँ ये क्राइम मनी है, या फर्ज करें कि उनको पहले से टेलीफोन पे उनको तो आ जाता है ना कि ये इंटेलिजेंस की फलाना गाड़ी जा रही है, उसमें क्राइम मनी है, डकैती करके निकले। अब वो नेचुरली उन्हें पकड़ लिया, रोक लिया, पैसे भी निकल आए, अब डकैती की एफआईआर तो हो गई, तो साथ में मनी लॉन्ड्रिंग की भी होगी। अब वैसे ही गाड़ी जा रही है, चेकिंग में पकड़ लिया, कोई क्राइम का नहीं है, तो जब तुमको इस्टेब्लिश करना लाजमी है, ऐसे वो नहीं थ्रेट कर सकते जी हाँ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। तो सस्पिशन के लिए भी कोई ग्राउंड होना चाहिए, तो ग्राउंड होगा, कोई केस होगा उसके खिलाफ, या कंप्लेन होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, तो फिर केस बनेगा। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन रही है, मुझे बड़ा मज़ा आया इस डिस्कशन में। होपफुली जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी अच्छी डिस्कशन लगी होगी, इंसाइटफुल उनके लिए भी रही होगी, नॉलेजेबल रही होगी। सो इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।